हेल्प यू एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के समन्वय से मैं डॉक्टर आर के त्रिपाठी मलेरिया अवेयरनेस एंड कंट्रोल के बारे में आज आपसे कुछ बातें करूंगा। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो पूरे विश्व में है। ट्रॉपिकल कंट्रीज में ज्यादा है। ट्रॉपिकल कंट्रीज का मतलब क्या है? जैसे अफ्रीका, साउथ अमेरिका और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, जिसमें भारत भी आता है, इन जगहों पे मलेरिया बहुत कॉमन है। WHO के हिसाब से करीब 26 करोड़ लोगों को पूरे साल में मलेरिया हुआ और जिसमें 6 लाख लोगों की डेथ होगी। इंडिया में बेहतर मलेरिया कंट्रोल की वजह से जो है काफी हद तक मलेरिया कम हो गया है और यहाँ के रिपोर्ट के हिसाब से जो है करीब 2.3 लाख पेशेंट जो है आए और जिसमें डेथ रेट 83 है। हो सकता है कि ये फिगर्स जो है सही न हो, क्योंकि इंटीरियर्स में कई बार बीमारी डायग्नोज नहीं हो पाती है, डिटेक्ट नहीं हो पाती है और रिपोर्ट नहीं हो पाती है। उसकी वजह से ये फिगर्स हो सकता है कि उतने सच न हो, लेकिन तब भी इंडिया में नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम की वजह से जो है काफी हद तक मलेरिया कंट्रोल कर लिया गया है। अब हम मलेरिया के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देंगे। मलेरिया एक तरह का बुखार है, जाड़ा लग के आता है। इसका कारण जो है एक प्रोटोजुअल जर्म है जिसको कहते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की कई वैरायटी हैं। जो कॉमन वैरायटी है वो फैल्सिफेरम है, वाइवेक्स है, ओवेल है, मलेरिया है। इन वैरायटीज से डिफरेंट टाइप के मलेरियल फीवर होते हैं। मलेरिया बेसिकली मच्छर के काटने से फैलता है। जब भी मच्छर जो है मलेरिया से ग्रसित मरीज को काटता है तो ये जर्म्स मच्छर के भीतर आ जाते हैं और फिर मच्छर जब एक स्वस्थ आदमी को काटता है तो ये जर्म्स उसके ब्लड में चले जाते हैं और वहां से ये मल्टीप्लाई करके स्वस्थ मरीज में मलेरिया को पैदा करते हैं। मलेरिया की सिम्टम्स यूजुअली जो है बुखार सबसे इंपॉर्टेंट है। बुखार यूजुअली इसमें 3 फेज होती है। पहली होती है राइगर एंड चिल, माने मरीज को जो है ठंड महसूस होती है, कपकपी छूटती है। उसके बाद सेकेंड फेज में उसको बुखार आता है, शरीर गर्म हो जाता है, कपकपी खत्म हो जाती है और थर्ड फेज में जो है पसीना आता है और बुखार उतर जाता है। ये एक पैटर्न है। ये पैटर्न कई बार जो है ये बुखार एक एक दिन छोड़ के भी आ सकता है। शुरू में कुछ केसेस में रेगुलर भी हो सकता है। आमतौर पर जो पैटर्न होता है वो एक दिन छोड़ करके आता है या 2 दिन छोड़ करके आता है। बुखार के साथ साथ मरीज को जो है शारीरिक कमजोरी, सिर में दर्द, बदन में दर्द, नाजिया, वॉमिटिंग, एनीमिया और कई चीजें हो सकती हैं। जब मलेरिया अपने ज्यादा सीवियर फॉर्म में होता है तो उस समय CNS ब्रेन सिम्टम्स भी मरीज में आ जाते हैं। जैसे उसकी कॉन्शियसनेस जो है वो डाउन होती है, ड्राउजी हो जाता है, कई बार बेहोश हो जाता है, झटके आते हैं उसको। इसके अलावा मलेरिया के असर से शरीर के विभिन्न अंग जैसे किडनी, लिवर, लंग्स, हार्ट, ब्लड, ये सब भी इन्फेक्ट होते हैं और इन मरीजों में कई बार जॉन्डिस, ब्लैक कलर का पेशाब आना और अन्य तरह के सिम्टम्स आते हैं जिसको कहते हैं मल्टी ऑर्गन फेल्योर। ये काफी सीरियस कंडीशन मरीज की मानी जाती है और ये ज्यादा कॉमन होती है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम के इन्फेक्शन में, जिसको एक तरह से कहते हैं सेरेब्रल मलेरिया। इसमें मॉर्टेलिटी काफी हाई होती है, मरीज की डेथ के चांस रहते हैं। यूजुअली बच्चों में मलेरिया ज्यादा सीवियर होता है, 5 साल से नीचे वाले बच्चों में। एडल्ट में भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चों में थोड़ा सीरियस कंडीशन मानी जाती है। ये तो सिम्टम्स हुए जिससे आप पहचानते हैं। मेन सिम्टम वही है, जाड़ा लग के बुखार आना। बुखार एक दिन छोड़ करके या 2 दिन छोड़ करके आ सकता है। अब मलेरिया को कैसे कंफर्म करेंगे तो उसके लिए लैब टेस्ट है। लैब टेस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। इसमें आपका ब्लड लेकर के एक स्लाइड बनाते हैं और उस स्लाइड को स्टेन करके उसमें मलेरिया के पैरासाइट्स को देखते हैं। यदि ये पैरासाइट्स आ जाते हैं तो काफी हद तक कंफर्म हो जाता है कि मलेरिया है। लेकिन इनकी एब्सेंस जो है कोई जरूरी नहीं है कि ये साबित कर दे कि मरीज को मलेरिया नहीं है, लेकिन प्रेजेंस जरूर जो साबित करती है मलेरिया है। इसके लिए लैब की जरूरत होती है, लेकिन कई बार इंटीरियर्स में जहाँ गाँव है, जहाँ पे चीजें जो है वो सुविधाएं नहीं है, तो वहाँ रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट एक होता है। इट इज ए कॉर टेस्ट। ये वहां पे भी किया जा सकता है। 10 से 15 मिनट में रिजल्ट आ जाते हैं। इसमें मरीज की एक बूंद खून को जो है एक कॉर्ड होता है उसमें डाल करके बफर मिला करके उसमें देख लेते हैं, तो उससे भी पता चल जाता है। इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन तब भी अच्छा टेस्ट है, स्पेशली इंटीरियर्स में। इसके अलावा और भी टेस्ट होते हैं जो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे PCR टेस्ट है, लेकिन बहुत कॉमन यूज नहीं होता। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो बेसिकली पेरिफेरल ब्लड स्मीयर है, जिसमें यदि मलेरिया पैरासाइट दिख जाते हैं तो इट इज डायग्नोस्टिक। सिम्टम्स के बाद आता है कि डिटेक्शन के बाद आता है कि हाउ टू ट्रीट, मलेरिया का इलाज कैसे किया जाए। मलेरिया के इलाज के लिए बेसिकली तो आपको डॉक्टर से राय लेनी पड़ेगी, क्योंकि घर पे खुद मलेरिया का ट्रीटमेंट करना जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन तब भी घर पे यदि मरीज को बुखार आ रहा है तो डेफिनेटली बुखार को आपको कम करना है, क्योंकि एक बार बुखार इसमें काफी ज्यादा आता है। ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, मरीज को पैरासीटामोल की गोली दे सकते हैं, कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हैं। यदि फीवर ज्यादा है तो कोल्ड स्पंजिंग कीजिए। कोल्ड स्पंजिंग का जो नॉर्मल तरीका होता है
वो सिर्फ सिर पे पट्टी रखना नहीं होता है ठंडे पानी की, बल्कि शरीर के अधिकतर पार्ट को एक्सपोज करके, खुला छोड़ करके और सारे शरीर को जो है ठंडे पानी कपड़े भिगो करके और उससे पोंछा जाता है। जितना ज्यादा एरिया पोंछेंगे उतना फीवर जल्दी डाउन होने का जो है वो चांस रहेगा। सिर्फ सिर पे पट्टी रखने से ज्यादा फीवर डाउन नहीं होता, बल्कि हाथ है, पैर है, पेट है, इन जगहों को भी जो है आपको ठंडे पानी की पट्टी से जो है वो ढकना होता है। ये वो चीजें हैं जो आप घर पे कर सकते हैं। इसके बाद आप डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर लैब टेस्ट करने के बाद डायग्नोसिस बनाएगा, उसके बाद आपको डिफरेंट टाइप की दवाएं देगा। ये दवाएं जो है मलेरिया की सीवियरिटी के हिसाब से, हल्का मलेरिया है, गंभीर मलेरिया है, किस तरह का मलेरिया है, उस हिसाब से दवाओं को दिया जाता है। जो कॉमन दवाएं जो होती हैं उनमें क्लोरोक्विन है, फेल्सिगो है, मेफ्लोक्विन है, फेंसिडार है, ये दवाएं होती हैं जो यूज होती हैं। और क्विनिन भी कई बार यूज होता है, लेकिन क्विनिन की टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए क्विनिन आजकल जो है यूज नहीं होता है। जिसमें सबसे इफेक्टिव ड्रग है वो फेल्सिगो है, जो कि यूजुअली प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम, माने जिसमें दिमाग पे असर आता है, जो सीवियर फॉर्म होता है, इसमें यूज होता है। नॉर्मल मलेरिया में भी यूज होता है। ये दवाएं डॉक्टर की राय से लीजिए आप, डॉक्टर कितना देना चाहता है। कई बार मरीज को भर्ती भी करना पड़ता है जब उसकी कंडीशन ज्यादा खराब होती है, आईसीयू में भी रखना पड़ जाता है। लेकिन बेस लाइन ट्रीटमेंट ये दवाएं हैं। ये दवाएं किस तरह देनी है, किस डोज में देनी है, वो शरीर, उम्र, उसके हिसाब से जो है डॉक्टर डिसाइड करता है। दवाओं में एक चीज हमें जरूर ख्याल रखना है कि मलेरिया के कीटाणु जब शरीर में आते हैं तो ये ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, लेकिन ब्लड के अलावा ये लिवर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। और लिवर में मल्टीप्लाई करने की वजह से क्या होता है कि कई बार ये लिवर में पड़े रहते हैं, मरीज ठीक भी हो गया तो भी लिवर में जीवाणु पड़े रहेंगे और ये दोबारा फिर मलेरिया पैदा कर सकते हैं, दोबारा फिर बुखार आ सकता है। तो सबसे जरूरी है कि हमको मलेरिया के कीटाणुओं को बॉडी से टोटली इरेडिकेट करना। और टोटली इरेडिकेट करने के लिए जरूरी है कि जो लिवर में कीटाणु हैं इनको भी हम खत्म करें। तो इसके लिए एक दवा प्राइमाक्विन आती है, जो कि जब मरीज ठीक हो जाता है तो उसके बाद 14 दिन के लिए मरीज को दिया जाता है। प्राइमाक्विन से लिवर में जो भी जर्म्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जो फेल्सिपेरम मलेरिया है, प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम की वजह से होता है, इसमें लिवर वाली दवा देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन वाइवेक्स है, ओवेल है या मलेरियाई है, इस वैरायटी, ये इन जर्म से जो भी होता है इनमें जो है ठीक होने के बाद लिवर वाली फेज को खत्म करने के लिए आपको 14 डेज के लिए प्राइमाक्विन की दवा देने की जरूरत होती है। ये तो ट्रीटमेंट पार्ट हो गया। अब प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है कि हम मलेरिया से कैसे बच सकते हैं। सपोज कर लिए हम एक ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ मलेरिया कॉमन है। थोड़ा सा एक चीज और बताना मैं चाहूंगा कि मलेरिया जून से लेकर के सितंबर तक के महीने में ज्यादा कॉमन होती है, मानसून सीजन जिसको कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है नमी और गर्मी दोनों की वजह से जो है वो मच्छर बहुत ज्यादा पनपते हैं और मच्छरों के ज्यादा पनपने से मलेरिया जो है ज्यादा फैलता है। तो आम सीजन इसका मानसून सीजन कहलाता है, जून से लेकर सितंबर तक होता है। अब जो ट्रेवल करते हैं, जैसे मान लिया आप ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ मलेरिया ज्यादा है और आपको मलेरिया नहीं है, तो डेफिनेटली आप अपने को मलेरिया से प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। बीमारी ऐसी है कि ये कई बार काफी सीरियस कर सकती है आपको। तो प्रोफाइलैक्सिस के लिए डॉक्टर कुछ दवाएं आपको देता है। इन दवाओं में मेफ्लोक्विन है, फेंसिडार है और मेलेरॉन है, डॉक्सी है, क्लोरोक्विन है। इसमें कुछ दवाएं जो हैं हफ्ते में 1 गोली दी जाती हैं, कुछ दवाएं रोज दी जाती हैं। आमतौर पर ये दवाएं जो हैं 1 से 2 दिन या 1 हफ्ते पहले उस एरिया में जब आप जा रहे हैं उसके पहले शुरू की जाती है। और उस एरिया से जब आप वापस आते हैं तो मिनिमम 1 हफ्ते से लेकर के 4 हफ्ते तक, डिपेंडिंग कि आप कौन सी दवा आपको दी जा रही है, इसको चालू रखना पड़ता है, जिससे कि जो कीटाणु बाई चांस आपके शरीर में आए हैं वो खत्म हो जाए। ये कीमोप्रोफाइलैक्सिस कहलाती है। कीमोप्रोफाइलैक्सिस का मतलब क्या है? आपने दवा दे करके मलेरिया के कीटाणुओं को जो है वो अपने शरीर में जो भी है उनको आपने मार दिया, जिससे कि आपको वापस आने के बाद आपको मलेरिया नहीं हुआ। जब आपको मलेरिया नहीं होगा तो डेफिनेटली बाकी पॉपुलेशन जो आपके आसपास है उसको भी मलेरिया के चांस कम हो जाते हैं। दिस इज प्रोफाइलैक्सिस। अब आता है वैक्सीनेशन। कि मलेरिया को रोकने के लिए जो है क्या कोई वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में? जी हाँ, इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इन दोनों के कोलैबोरेशन से मलेरिया वैक्सीन डेवलप की गई है, जिसका नाम है R21 मैट्रिक्स M। ये वैक्सीन है। ये वैक्सीन बेसिकली उन एरिया में ज्यादा यूज की जाती है जहां पर मलेरिया बहुत ज्यादा हो, मॉडरेट टू सीवियर, जहाँ पे केसेस मलेरिया के बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है। इंडिया में भी जो है ऐसे एरिया जैसे उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, आंध्रा है, कई एरिया ऐसे, मध्य प्रदेश है। यूजुअली जो हिली एरिया होते हैं या नॉर्थ ईस्ट एरिया होते हैं, यहाँ पे मलेरिया जहाँ ज्यादा होता है, यहाँ पे भी एक बार इसका रिकमेंडेशन है। बेसिकली ये वैक्सीन जो है 5 साल से नीचे वाले बच्चों को दी जाती है, क्योंकि उनमें जब भी मलेरिया होता है तो सीवियर होता है। तो प्रेफरेंस हम 5 साल से कम वाले बच्चों को देते हैं, लेकिन ये वैक्सीन एडल्ट में भी यूज की जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों
बच्चों के लिए बनी है, एडल्ट में यूज की जाती है। क्योंकि प्रोडक्शन कम है इसलिए पहली प्रेफरेंस हमारी जो है वो 5 साल से कम वाले बच्चों को होती है। इसकी 4 डोज दी जाती है। यूजुअली 5 महीने की एज के बाद ही रिकमेंडेड है। एक महीने के अंतर पे 3 डोज दी जाती है, जैसे 6वां महीना, 7वां महीना, 9वां महीना और 24वां महीना। बच्चों में आमतौर पर ये इसका इंडिकेशन है और ये देने से लगभग 18 महीने तक जो है वो आपको इम्यूनिटी डेवलप होती है। बूस्टर डोजिंग से इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। एफिकेसी इसकी 40 to 70% है। ये नहीं कह सकते कि वैक्सीन से जो है वो मलेरिया नहीं होगा बिल्कुल आपको, लेकिन जब भी होगा तो बहुत हल्का होगा और लाइफ को खतरा नहीं होगा इन वैक्सीन से। ये सबसे बड़ा फायदा होता है। ये WHO द्वारा रिकमेंडेड वैक्सीन है। अब वो लोग जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे कि मलेरिया बार बार होता है, तो इनमें भी थोड़ी बहुत इम्यूनिटी जो है बार बार मलेरिया होने की वजह से आपके शरीर में पैदा हो जाती है। लेकिन ये इम्यूनिटी ऐसी नहीं होती कि मलेरिया को रोक। इस इम्यूनिटी से जो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब भी आपको मलेरिया होता है तो हल्की वैरायटी होती है, जान जाने का खतरा कम रहता है। ये उन मरीजों में होता है जिनमें बार बार मलेरिया होता है। कि बार बार जैसे मलेरिया होता है तो बॉडी जो है एक इम्यून सिस्टम को जो है वो डेवलप करती है और मलेरिया के खिलाफ आपकी बॉडी में जो है एंटीबॉडीज बन जाती हैं, जो इसे रोकती तो नहीं है लेकिन इसकी सीवियरिटी को कम कर देती। हल्का मलेरिया होगा, जिंदगी पे खतरा कम होगा। ये प्रोफाइलैक्सिस है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे कंट्रोल किया जाए, सबसे जरूरी चीज है। कंट्रोल करने के लिए जो है WHO और इंडियन गवर्नमेंट भी मलेरिया कंट्रोल के लिए कई प्रोग्राम्स इन्होंने ये किया है, कई रिकमेंडेशंस इनके हैं। मलेरिया कंट्रोल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नंबर 1 वेक्टर कंट्रोल। वेक्टर का मतलब क्या है? जिससे मलेरिया फैलता है, जैसे मच्छर। मॉस्क्वीटो में एनाफिलीज फीमेल जो मॉस्क्वीटो है वो ही मलेरिया फैलाता है, लेकिन अलग से पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। तो एज ए जनरल हम लोग जो है वेक्टर कंट्रोल करते हैं कि कोई भी मॉस्क्वीटो हो उसका नंबर कम कर दें या उसको किल कर दें, जिससे कि चांसेस मलेरिया के कम होते हैं। अब वेक्टर कंट्रोल आप मॉस्क्वीटो से कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे बचोगे? तो एक होता है बैरियर। बैरियर का मतलब ये होता है कि जैसे आपने घर में खिड़कियां हैं, दरवाजे, उनमें आप जाली लगाई। जाली की वजह ये कि बाहर से मच्छर आपके घर के भीतर कम आएंगे। बैरियर के बाद क्या है? घर के भीतर आप कैसे कंट्रोल करेंगे? घर के भीतर कंट्रोल करने के लिए कई तरह के स्प्रे आते हैं, जैसे कुछ गवर्नमेंट द्वारा रिकमेंडेड है। ये रेजिडुअल स्प्रे कहलाता है। रेजिडुअल स्प्रे का मतलब क्या है कि ये जो दवाएं होती हैं, ये जब आपके घर में स्प्रे कर दी जाती है तो इनका असर काफी लंबे समय तक होता है, महीनों तक होता है। जैसे DDT, आपको याद होगा एक जमाने में DDT बहुत कॉमन था। DDT स्प्रे किया जाता था, घरों में स्प्रे किया था, दीवालों में स्प्रे किया जाता था। DDT है। DDT से धीरे धीरे क्या है कि मच्छरों ने रेजिस्टेंस पैदा किया। उसके आगे और भी नए केमिकल्स है, मेलाथियन है और बाकी दवाएं हैं जो अब आजकल यूज होती हैं। DDT माने इन दवाओं का असर ये होता है कि काफी लंबे समय तक जो है वो असर करती हैं, जिससे मच्छर जो है वो आपके घर में कम घुसते हैं या जो आते हैं वो भाग जाते हैं। रेजिडुअल स्प्रे के अलावा जैसे आप घर में यूज करते हैं, हिट है, मॉर्टेन है, ये भी स्प्रे हैं जो आप कम मच्छर होते हैं तो उनके लिए आप घर में स्प्रे कर देते हैं, वो मच्छरों को मार देते हैं। अब पर्सनल लेवल पे आप कैसे जो है करेंगे, उसमें रिपेलेंट्स होते हैं। रिपेलेंट्स का मतलब वो दवाएं होती हैं, वो स्प्रे होता है जो कि जब आप बॉडी पे लगाते हो तो इनकी स्मेल से जो है मच्छर आपसे दूर रहते हैं। इनमें क्या क्या आता है? इनमें जैसे वेपोराइजर है। वेपोराइजर का मतलब जैसे गुड नाइट की मशीन आप लगाते हैं तो उसमें जो फ्यूम्स निकलती हैं उसकी वजह से जो है वो मच्छर आपसे दूर रहते हैं। दूसरा, जेल्स आते हैं जो आप अपने शरीर पर लगा लेते हैं, इनकी स्मेल से भी, जैसे ओडोमॉस है। कुछ फैब्रिक जेल भी आते हैं जो बच्चों के कपड़ों पे आप लगा दिए तो उनकी स्मेल ऐसी होती है कि उस स्मेल से दूर हो जाते हैं। दूसरा, क्वाइल्स होती है, जैसे आपने देखा होगा मॉस्क्वीटो की क्वाइल्स होती हैं। आप मॉस्क्वीटो की क्वाइल्स जलाइए, उसके फ्यूम से जो है मच्छर भाग जाते हैं। ये चीजें ऐसी हैं कि जो आप यूज करते हैं। फैब्रिक वाला बॉडी जेल जैसे ओडोमॉस, गुड नाइट, डाबर, कई तरह के होते हैं, मार्केट में कई तरह के अवेलेबल हैं। फैब्रिक जेल भी अवेलेबल है और बॉडी जेल भी अवेलेबल है, उनको आप यूज कर सकते हैं, कंपैरेटिवली सेफ होते हैं। लेकिन जितने ये वेपोराइजर्स होते हैं या जितने ये इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे होते हैं, इनकी एक टॉक्सिसिटी होती है। शरीर में जब आपके शरीर में जाते हैं, चाहे सांस के द्वारा चाहे किसी भी तरह से, तो ये आपके शरीर को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब सबसे अच्छा तरीका मलेरिया से बचने का क्या है? वो है मॉस्क्वीटो नेट, मच्छरदानी। मच्छरदानी सबसे सेफ, सबसे इफेक्टिव मेथड है। मच्छरदानियां भी 2 तरह की आती हैं, एक नॉर्मल मच्छरदानी होती है, एक मेडिकेटेड मच्छरदानी होती है। मॉस्क्वीटो नेट में इंसेक्टिसाइड्स को जो है वो फैब्रिक के साथ जो है मिला देते हैं, जिससे कि जो है वो जब मच्छर उसके टच में आता है तो या तो मर जाता है या भाग जाता है। ये जितनी जो है, इनको मेडिकेटेड नेट कहते हैं, मेडिकेटेड मॉस्क्वीटो नेट। ये भी काफी इफेक्टिव होती हैं। महीनों तक इनमें जो दवाएं लगी रहती हैं उनका असर आता है। आप मच्छरदानी के भीतर सोते हैं तो मच्छर एक तो बैरियर की वजह से आपको नहीं काटता है, दूसरा इन मेडिसिन की वजह से वो मर जाता है या भाग जाता है। महीनों तक ये काम करती हैं। इवन आपने मच्छरदानी गंदी होने के बाद 20 बार भी उसको धोया है, तब भी जो है इन दवाओं का असर उसमें इंटैक्ट रहता है।
सिंपल शब्द में कहें आपको तो मच्छरदानी मोस्ट इफेक्टिव, सबसे अच्छी, सबसे कम टॉक्सिक, क्योंकि इसमें कोई केमिकल, मच्छरदानी भी यूज होता है लेकिन आपकी बॉडी में नहीं जाता है, ना तो फ्यूम से, ना आपके शरीर से, ना लगाने से, इसलिए जो है मच्छरदानी सबसे सेफ मानी जाती है। सिंगल यदि किसी से कहा जाए कि विच इज सेफेस्ट मेथड जिससे आप मलेरिया से बच सकते हैं, मच्छरों से बच सकते हैं, वो है मच्छरदानी। अब गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे काम करती है जिससे मच्छर बाहर कम हो, जैसे आपने देखा होगा फॉगिंग होती है, स्प्रे होता है, जगह जगह जो है नगर निगम ये सब स्प्रे करते हैं, नालियों में जो है वो इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं। तो ये गवर्नमेंट वाले तरीके हैं जो यूज होते हैं, लेकिन घर के भीतर जो सबसे जरूरी है आप ये मेथड को। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मच्छर बेसिकली ब्रीड करते हैं इकट्ठे पानी। इकट्ठे पानी का मतलब क्या है? जैसे नालियां हैं, गड्ढे हैं पानी से भरे, आपका कूलर है, तालाब है, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे मच्छर पनपते हैं। तो हमारा एक एम ये भी होना चाहिए कि घर के भीतर तो जो है वो है ही, घर के बाहर भी जहाँ भी गंदा पानी इकट्ठा है, फ्लोइंग वाटर जो पानी बह रहा है, उसमें आमतौर पे मलेरिया मच्छर नहीं पैदा होते हैं, इकट्ठे हुए पानी। तो इन पानी को भी ट्रीट करने के लिए केमिकल्स आते हैं जो इसमें आप डाल सकते हैं। घर के आसपास आपके पानी भरे हुए गड्ढे हैं, इनमें आप कॉमन मोबिल ऑयल या केरोसिन ऑयल ये भी आप यूज कर सकते हैं। ये एक जो है लेयर बना देती है पानी की सरफेस पे। इस लेयर की वजह से मच्छर का जो लार्वा उसमें होता है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये काम आप कर सकते हैं। बाकी आपके कूलर, आपके गमले जितने हैं, इसमें कोशिश कीजिए कि पानी इकट्ठा ना हो, क्योंकि दिन में पानी इकट्ठा होगा, स्टैग्नेट होगा, ज्यादा दिन तक रहेगा, तो इसमें मलेरिया के लार्वे जो है पनपते हैं और उनसे मच्छरों की संख्या बढ़ती है। ये सारे प्रिकॉशंस हम लोगों को लेना बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब क्या है? आपको मालूम होना चाहिए कि मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया होने के बाद हमें क्या करना है, और मलेरिया को रोकने के लिए हमें क्या करना है, वेक्टर कंट्रोल और मलेरिया का ट्रीटमेंट। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इनको यदि आप प्रिकॉशन लेंगे तो मलेरिया से आप बचे रहेंगे। क्योंकि जब भी मलेरिया होता है आपको फाइनेंशियल लॉस होता है, आपकी बॉडी कमजोर हो जाती है, आप काम पे नहीं जा पाते हैं, आपका वर्क लॉस होता है, और एक तरह का ये फैमिली लॉस और नेशनल लॉस भी होता है, और कई बार मरीजों की डेथ होती है। तो फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है। तो सबसे जरूरी है कि अवेयरनेस हमें बहुत जरूरी है, और अवेयरनेस में ये होता है अर्ली डिटेक्शन, जल्दी डॉक्टर को दिखाइए, प्रिवेंशन, आसपास के पानी वाले और जो भी तरीके आपको बताए हैं, जालियां लगाइए, मच्छरदानी में सोइए, इंसेक्टिसाइड, रिपेलेंट, ये सब यूज कीजिए। अब मॉडर्न डेज में प्रॉब्लम क्या होती है? मॉडर्न डेज में प्रॉब्लम्स आजकल ये होने लगी हैं कि इंसेक्टिसाइड्स और दवाओं के यूज करने से धीरे धीरे मलेरिया भी अपने को या मच्छर भी अपने को जो है इन चीजों से रेसिस्टेंट बना लेता है। एक ये प्रॉब्लम थोड़ी है कि कई बार जो है जो दवा आज यूज की जा रही है, आज इफेक्टिव है, मॉस्किटो को मार रही है, वो कल हो सकता है कि उतनी इफेक्टिव ना हो। उसके लिए नई नई दवाओं का इजाद किया जा रहा है, नए नए इंसेक्टिसाइड्स आ रहे हैं, जिनकी वजह से जैसे पहले डीडीटी था वो ऑब्सोलीट हो गया है, मेलाथियान आ गया है, और भी दवाएं हैं जो आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह मेडिसिन भी हैं, सिंगल मेडिसिन पहले यूज होती थी, अब कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन यूज होती है, जिससे कि मलेरिया रेजिस्टेंस का काम कम होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। मलेरिया के बारे में हर आदमी को मालूम होना चाहिए, कब करना है, क्या करना है, किस तरह करना है, कैसे प्रिवेंट करना है। ये सारी चीजें यदि आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और इनको फॉलो करेंगे तो मलेरिया को हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेशनल मलेरिया प्रोग्राम में गवर्नमेंट का जो एम है कि बाय 2030 मलेरिया के केसेस 90% जो है कम से कम हो जाए, डेथ रेट भी 90% कम हो जाए, और WHO तो ये चाहता है कि बाय 2030 कम से कम 35 कंट्री ऐसे हों जहाँ पे मलेरिया फ्री हो जाए। मलेरिया कंट्रोल से कई कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें रिसेंटली जो है मलेरिया कंट्रोल हो गया। लकीली हम उनमें नहीं है। बैड लक हमारा है कि हमारा बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ा देश है, तो इसलिए उतना कंट्रोल नहीं हो पाता। लेकिन लंका है, मालदीव है, किर्गिस्तान है, इजिप्ट है, ये कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 2-3 साल में अपने एफर्ट से जो है जीरो मलेरिया अचीव कर लिया है। लेकिन हम भी यदि अलर्ट रहेंगे, हम भी यदि गवर्नमेंट से सहयोग करेंगे, निकट भविष्य में हो सकता है कि हम भी जीरो मलेरिया लेवल पे पहुंच जाएं। धन्यवाद। मैं हेल्प एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट को दिल से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया मलेरिया अवेयरनेस एंड कंट्रोल के बारे में डिस्कस करने के लिए और आपको जानकारी देने के लिए।